बच्चों, पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन है, ये तो हम जान चुके हैं कि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि 7 है, जिसमें पहला नंबर पे है पीयूष ग्रंथि। तो आइए हम पीयूष ग्रंथि के विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो उसका आकार होता है एकदम मटर के दाने के जैसा उसका आकार होता है। और यहाँ तो हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में। तो बच्चों, जैसे आप लोग को पता होगा कि मैं होम साइंस पढ़ा रही थी। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि फर्स्ट चैप्टर ही अभी चल रहा है, चैप्टर का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में हम इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि ग्रंथि पढ़ चुके थे और ग्रंथि के प्रकार। तो ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं? ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो बच्चों, यहाँ तक हम कल के वीडियो में पूरा क्लियर कर चुके थे। और आइए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार। क्या देखेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के कितने प्रकार है। आइए हम बारी बारी से इन सभी के जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि के टोटल 7 प्रकार है। कितने प्रकार है? 7 प्रकार है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, अगर यहीं पे क्वेश्चन डाल दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के कितने प्रकार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन सकता है ना, अगर आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के कितने प्रकार है, तो यहाँ पे आप लोग मार सकते हैं कि 7 प्रकार है। यहाँ पे आपके ऑप्शन भी लगा दिया सकता है कि कितने प्रकार है, तो 7, 8, 9, 10, तो कितने हैं? 7 है। इसलिए आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आप लोग साथ में याद करते हुए चलिएगा। तो पहला क्या है? पहला है पीयूष ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है पीनियल ग्रंथि। दूसरा क्या है? पीनियल ग्रंथि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीनियल ग्लैंड। तीसरा है अवटु ग्रंथि। तीसरा क्या है? अवटु ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। और चौथा है परावटु। चौथा क्या है दोस्तों? परावटु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाराथायराइड ग्लैंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाराथायराइड ग्लैंड। और पांचवा है थाइमस ग्रंथि। पांचवा क्या है? थाइमस ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? थाइमस ग्लैंड। और छठा हो गया अधिवृक्क ग्रंथि। छठा क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रीनल ग्लैंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंड्रीनल ग्लैंड। और सातवां हो गया अग्नाशय ग्रंथि। सातवां क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोला जाता है। तो यहाँ पे आप 7 के बारे में तो जान चुके हैं कि ग्रंथि कितने हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के कितने प्रकार है। तो टोटल 7 प्रकार है। तो यहाँ पे देख लिए। आइए हम इन 7 के विस्तृत रूप में जानने की प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो बच्चों, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन है, ये तो हम जान चुके हैं कि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि 7 है, जिसमें पहला नंबर पे है पीयूष ग्रंथि। तो आइए हम पीयूष ग्रंथि के विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसका पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते चलते हैं कि इसके अंदर क्या है, कैसा है, नहीं है, इसका आकार कैसा होता है, इसका भाड़ कैसा होता है, यानी कि इन तमाम चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहला इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट है यानी कि पीयूष ग्रंथि कैसा है। तो यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के निचले भाग में स्थित होते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि आपके कहाँ स्थित होते हैं? तो ये है आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के किस भाग में पाए जाते हैं? तो निचले भाग में पाए जाते हैं। यह दूसरा है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है?
सबसे छोटी कैसी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है। और कैसी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। अगर इसके आकार का बात करें तो कैसा होता है? मटर के दाने। मटर के दाने आप लोग देखे होंगे, एकदम छोटा से एकदम गोल मटोल होता है। तो इसी प्रकार का इसका आकार होता है। और इसके वजन के बारे में बात करें तो 0.5 ग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है। यहाँ से आपका सवाल भी बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो उसका आकार होता है एकदम मटर के दाने के जैसा उसका आकार होता है। और यहाँ से भी बन सकता है इसका वजन कितना होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीयूष ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित कर अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को अपने कार्य के लिए उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करके, यानी कि आपके जो अंतःस्रावी को हार्मोन है उसको क्या करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को अपने कार्य के लिए, यानी कि आपके शरीर में जो हार्मोन है वो सभी के कार्य के लिए क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में भी हम बताए थे कि पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसीलिए यह क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि आपके, यानी कि एकदम सामान्य तौर पे आप समझिए कि जैसे कि आपके घर में आपकी माँ है, तो आपकी माँ बोलती है बेटा ये काम कर लीजिए, बेटा वो काम कर लीजिए। तो यहीं पे ये क्या है? ये हार्मोन को उत्तेजित करता है, यानी कि ये सबका मास्टर है, उत्तेजित करता है। ये कार्य करने के लिए सबको बताता है कि ये कार्य करो, ये कार्य करो। इसलिए क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो बच्चों पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला भाग होता है अग्रभाग, यानी कि आगे वाला भाग। दूसरा है मध्य भाग, यानी कि बीच वाले भाग। और तीसरा है पश्चिम भाग, यानी कि पिछला भाग। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या है पीयूष ग्रंथि के कितने भाग है। तो पीयूष ग्रंथि के 3 भाग है। कौन कौन भाग है? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग कौन है? जो आगे, यानी कि अगला भाग को अग्रभाग कहते हैं, और बीच वाले भाग को मध्य भाग कहते हैं, और पिछले वाले भाग को पश्चिम भाग कहते हैं। ठीक है, आइए और हम आगे की ओर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन, यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो बहाव होने वाले हार्मोन है उसके कुछ प्रमुख हार्मोन क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। तो कौन सा है? पहला वृद्धि हार्मोन, यानी कि क्या है? पहला है वृद्धि हार्मोन। इसे क्या कहते? तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे वृद्धि हार्मोन के बारे में। तो इसे सोमेटोट्रोपिक क्या बोला जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हमारे शरीर के वृद्धि, यानी कि आपके जो हाइट बड़ा होगा या छोटा होगा, इसे क्या करता है? यह नियंत्रित करेगा। ठीक है, इस हार्मोन के अल्प स्रावन से व्यक्ति बौना रह जाता है और अधिक स्रावन से भीम कायम हो जाता है। यानी कि आप अपने अगल बगल में ही देखते होइए, कोई भी आदमी बहुत छोटा हो जाता है, कोई भी आदमी बहुत बड़ा विशाल जैसा हो जाता है। ये सारा कारण किसका है? यही हार्मोन करता है, यानी वृद्धि हार्मोन का ये सारा कार्य है। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले हम वृद्धि हार्मोन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। आइए अब जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के आपके शरीर में क्या कार्य है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसके बढ़ावे से क्या हो सकता है। तो आइए हम विस्तृत रूप से इसके पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह हार्मोन मादाओं में प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। क्या करता है? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक माँ गर्भाशय, यानी कि जब एक माँ या फिर कोई भी महिला जब बच्चे को जन्म देती है उस समय, यानी कि उसके क्या कहते हैं, गर्भाशय के पेशियों, यानी जो मांसपेशियां होते हैं ना, उसके
क्या करता है, संकुचन में प्रेरित करते हैं, यानी कि जिससे बच्चे को आसानी से वो क्या जन्म दे सके। अतः इस जन्म को हार्मोन, यानी कि इसे क्या कहते हैं, इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। अगर यहीं से आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जन्म हार्मोन किसे कहते हैं, तो यह किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। यह क्या है, शिशु के जन्म के बाद यह स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। क्या करता है, यानी कि जब एक माँ शिशु को जन्म देती है तो उसे स्तनपान कराने के लिए यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन तैयार करता है, जिससे वो दूध बाहर की ओर स्रावित हो, जिससे वो बच्चे को अच्छे से क्या स्तनपान करा सके। ठीक है, और चलिए आगे की ओर देखते हैं। अतः दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं, दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। और यह अगला पॉइंट है, यह क्या है, गाय भैंसों के थानों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कि किसी भी गाय के बच्चा यानी बच्चे को डेथ हो जाता है, यानी कि जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके थान से दूध यानी कि उतरता नहीं रहता, यानी कि वहां से दूध का बहाव नहीं होता रहता है। इसी बहाव के लिए, यानी कि जिससे गाय भैंस की थन से दूध स्रावित हो, इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध आसानी से बहाव हो। चलते हैं नेक्स्ट।